चलिए बढ़ते हैं आगे। कल हम लोगों ने प्रिंसिपल स्ट्रेस को डिस्कस किया था और हमने एक केस लिया था जिसमें हम लोगों ने ऑब्लिक प्लेन के ऊपर कंबाइंड स्ट्रेस को कैलकुलेट किया था। कंबाइंड स्ट्रेस का मतलब नॉर्मल भी था और शियर भी था, ठीक ना। और हमने देखा कि चीज़ें काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। उस मेथड में हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया। फाइनली हम लोगों ने ऑब्लिक प्लेन के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाली और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाली। फिर हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाला और साथ ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी कैलकुलेट की। उस कॉम्प्लिकेसी को थोड़ा कम करने के लिए हम फिर से सेम केस को ले रहे हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए, और एक दूसरे मेथड से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। ताकि उसमें एक समस्या थी एरिया के साथ। जब हम ऑब्लिक प्लेन ले रहे थे तो एरिया के कारण हमें कई तरह की समस्याएं आ रही थी, क्योंकि जो सेक्शन था, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, वो ऑब्लिक प्लेन के एरिया से क्या था, डिफरेंट था। क्लियर है। तो इस चीज को ज्यादा सिंपल करने के लिए हम लोग थिकनेस को, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखेंगे कल के केस में, तो मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे बनाया था, इसको हमने बी लिया था और इसको हमने डी लिया था, ठीक ना। आज हम लोग इसमें बदलाव करेंगे। इस विड्थ को हम लोग थिकनेस मान करके क्या मान लेंगे, यूनिट थिकनेस। थिकनेस को कितना मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको सपोज दिस इज ए बी और थिकनेस कितनी है, यूनिटी है, तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ए बी। इसकी लंबाई कितनी हो गई, ए बी। और अगर थिकनेस यूनिट है तो एरिया निकालेंगे जब आप, तो क्या आएगा, ए बी मल्टीप्लाई 1। फाइनली एरिया इज इक्वल टू हम क्या यूज कर पाएंगे, ए बी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर हम एक प्लेन ऐसे ले रहे हैं, उस केस में मान लो दिस इज सी डी, ये क्या है, सी डी है, तो ए डैश ये कितना हो जाएगा, सी डी मल्टीप्लाई 1। तो इससे चीजें क्या हो जाएंगी हमारी, बहुत ही आसान। इसके लिए तरीका क्या है, हम थिकनेस, क्रॉस सेक्शन का जो थिकनेस है उसे कितना मान लें, 1 मान लें। बात समझ में आ रही है। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसको हमने ए से बी मान लिया, और ये जो जिसको कल हम लोगों ने क्या माना था, डी माना था, इसको हमने यहां से यहां तक को डी माना था और यहां से यहां तक को बी माना था। अब हम डी और बी नहीं मान रहे हैं, इसकी लंबाई को हमने ए बी मान लिया। ये कितना लंबा है भाई, और ये जो थिकनेस है जिसको कल हमने बी माना था, इसकी थिकनेस को 1 मान लिया, यूनिट मान लिया, ठीक है ना। तो अब जब एरिया कैलकुलेट करना होगा तो यहां से यहां की लंबाई गुना यहां से यहां की, तो ये लंबाई, अगर ये ए बी है तो लंबाई ए बी रह जाएगी, और जो थिकनेस है वो कितना हो गया, इससे एरिया को सिंपली हम क्या लिख पाएंगे, ए बी लिख पाएंगे। क्लियर है। जब आप इंक्लाइन प्लेन लेंगे तो भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि फिर ये लंबाई हो गई, ठीक ना, लंबाई कितनी हो गई, सी डी, और थिकनेस कितनी है अंदर, 1, तो फिर से एरिया कितना हो जाएगा, ओनली सी डी, ठीक ना। ये जो मेथड है ये आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस के कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है। एक जो दूसरा बदलाव हम लोग करने वाले हैं, कल हम लोगों ने यहां पर एक फोर्स लगाया था, टेंसाइल फोर्स P, ठीक ना। आज के केस में हम इसे बदल देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। कल हम लोगों ने एक फोर्स लगाया था P, और इस फोर्स के कारण क्या डेवलप हुआ था, स्ट्रेस डेवलप हुआ था। आज हम ये मान के चलेंगे कि यहां फोर्स नहीं, यहां ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेस है, और हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा लेके चलें तो ये हमारे वर्क को बहुत ही इजी कर देगा। मेथड, तरीका यही है कि आप दोनों ही मेथड को जानें, ठीक ना, और यूज बाद में कौन सा करें, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उस मेथड के साथ आगे बढ़ें। तो कल हम लोगों ने एक मेथड सीखा था, आज सेम केस के लिए हम दूसरे मेथड से आगे बढ़ेंगे, और ऑब्लिक प्लेन के ऊपर हम लोग फिर से उन्हीं वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस।
और फाइनली हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कल बात की थी कि किसी भी प्रैक्टिकल सेक्शन में अगर हम देखें तो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होता है और ना ही शियर स्ट्रेस होता है। प्रैक्टिकल सेक्शन में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं टुगेदर, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और इसीलिए हम हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, और ऑब्लिक प्लेन यहां पर आपका क्या है भाई, CF। किस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर कैलकुलेट करना है, CF के ऊपर करना है। इफ, कब, डायरेक्ट स्ट्रेस इज वर्किंग इन वन प्लेन, एक डायरेक्ट स्ट्रेस सिर्फ इस प्लेन में काम कर रहा है। सेम केस कल का है, अगर आप ध्यान से देखें तो कल मैंने इसी तरह का डायग्राम बनाया था। कल का यही केस था ना, ठीक ना। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करें, इधर P लग रहा है तो इधर भी कितना लगेगा, बात समझ में आ रही है। और इस P के कारण अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो सिग्मा कितना डेवलप हुआ था, P/A। दिस इज P/A सिग्मा। तो अब यहां पर P/A ना लगा करके हम सीधे क्या लगा रहे हैं, सिग्मा लगा रहे हैं। चूंकि टेंसाइल फोर्स था तो स्ट्रेस जो डेवलप होगा उसका नेचर भी क्या रहेगा, टेंसाइल रहेगा। तो सेम केस है, सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम में चेंज किया है और मेथड को बदल दिया है। एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज कर लिया, फोर्स की जगह डायरेक्टली क्या यूज कर लिया, स्ट्रेस यूज कर लिया। ठीक है, क्यों कर रहे हैं भाई, इससे हमारा वर्क क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, आइए इसको खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हमें इस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब याद कीजिए जब कल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और यहां पर हमने क्या लिया था, फोर्स लिया था। तो इस फोर्स को हमने किसके ऊपर देखा था, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर देखा था, ठीक ना। और उस फोर्स को हमने ऑब्लिक प्लेन के ऊपर रिजॉल्व किया था, एक किस डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द ऑब्लिक प्लेन, और दूसरा पैरेलल टू द ऑब्लिक प्लेन। क्लियर है, कल हम लोगों ने यही काम किया था ना। आज जब हमने फोर्स की जगह क्या ले लिया, तो आज हम क्या करेंगे भाई, स्ट्रेस को रिजॉल्व कर लेंगे, नहीं करेंगे। आप स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं कर सकते, फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस कांट बी रिजॉल्व। बात समझ में आ रही है ना। आप कभी भी स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसे रिजॉल्व कर सकते हैं भाई, फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। क्लियर है, कभी कभी आज तक देखा है स्ट्रेस को वाई एक्सिस के अलोंग और एक्स एक्सिस के अलोंग इतना स्ट्रेस हो रहा है, रिजॉल्व करते हुए देखा है। स्ट्रेस को आप, स्ट्रेस इज अ कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस क्या है, कॉन्सेप्ट को आप रिजॉल्व नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिजॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो तरीका क्या है, इस स्ट्रेस को हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इन द टर्म ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने आज तक क्या सीखा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, कहीं सीखा रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन, कहीं नहीं। सिर्फ क्या रिजॉल्व करते हैं हम लोग, फोर्स के कंपोनेंट निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। बात समझ में आ रही है। तो सेम वे यहां पर इस स्ट्रेस को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फोर्स। क्या तरीका है भाई, फोर्स क्या होता है और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लिया कि इसका एरिया कितना है, ए, एरिया इज इक्वल टू ए, तो एरिया कितना होगा भाई, BC इंटू 1। क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना हो जाएगा, BC इंटू 1। लंबाई गुना अंदर जो थिकनेस है उसको हमने कितना माना है, 1 माना है। तो एरिया लंबाई, चूंकि पूरा रेक्टेंगल होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई।
तो ये लंबाई हमारा हो गया BC और अंदर का थिकनेस कितना है 1। सो A इज इक्वल टू, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं BC। ये चीज हमारे कैलकुलेशन को काफी ज्यादा सिंपल कर देता है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां पर यदि आप P लिखें, यदि यहां पे लगने वाला फोर्स क्या है P, हमने मान लिया ये स्ट्रेस जो डेवलप हुआ वो एक टेंसाइल फोर्स P के कारण डेवलप हुआ, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स पर यूनिट। सो दिस इज इक्वल टू P अपॉन BC लिख सकते हैं, बिकॉज इसको शुरुआत में आप क्या लिखें P अपॉन A ही लिखें। क्लियर है ना। दिस इज, यहां से अगर आप P निकालें तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू A और P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू BC। क्लियर है। तो अब आप इस P को क्या कर सकते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज P इज द टेंसाइल फोर्स। ठीक है जी। नाउ रिजॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहा हूं। ये पॉइंट है F, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। यही हमारा CF जो है ये क्या है ऑब्लिक प्लेन है। और इस पे जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था क्या P। फोर्स क्या लग रहा था भाई P, और P इज इक्वल टू क्या आया था आपका सिग्मा इंटू BC। क्लियर है। अब हमें इस ऑब्लिक प्लेन के लिए सारा कैलकुलेशन करना है, तो हम इस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर सबसे पहले क्या ड्रॉप कर देंगे एक नॉर्मल। नॉर्मल क्यों ड्रॉप करेंगे, क्योंकि नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ही तो हम इस फोर्स को क्या करेंगे रिजॉल्व करेंगे। तो इस CF के ऊपर हम एक क्या ड्रॉप कर रहे हैं नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल। बात समझ में आ रही है। अब इस नॉर्मल के अलोंग सपोज करें दिस, ये एंगल हमारा कितना दिया हुआ है अभी, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई। रिजॉल्व करने के लिए थीटा मालूम होना चाहिए ना। देखिए जरा, अगर ये थीटा है ये कितना हो जाएगा 90 और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब जरा ये लाइन और इस ब्लू लाइन के बीच एंगल कितना है भाई, तो अगर ये ऊपर वाला 90 माइनस थीटा है तो नीचे वाला बचा हुआ कितना हो जाएगा थीटा। क्लियर है ना। अब आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा बताएं नॉर्मल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में नॉर्मल कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में क्या आएगा शियर कंपोनेंट। इस P के दो कंपोनेंट होंगे इस प्लेन के ऊपर, एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट और दूसरा होगा शियर कंपोनेंट। शियर कंपोनेंट हमेशा कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो Pn की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई P cos थीटा, और इधर PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी P sin थीटा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और यही तो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमें फोर्स मिल गया है किसके ऊपर ऑब्लिक प्लेन के ऊपर, तो हमें स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ना, कितने स्ट्रेस होंगे भाई दो। नॉर्मल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा और शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। कल भी तो हम लोगों ने यही किया था। ठीक ना, आइए फॉर CF का मतलब हम किसके लिए कैलकुलेट करने वाले हैं ऑब्लिक प्लेन के लिए। ठीक ना, सबसे पहले कौन सा स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा n कर देते हैं, सिग्मा n। नॉर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई बताएं नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स हमारा आ चुका है P cos थीटा अपॉन एरिया, दैट इज P। अच्छा, P cos थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, P की जगह कितना आ जाएगा सिग्मा इंटू BC, सिग्मा इंटू BC इंटू
कॉस थीटा अपॉन एरिया, एरिया को हम लोगों ने एरिया को क्या लिख रखा है, BC, BC होगा। ओहो, एरिया, एरिया भैया ये स्ट्रेस नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर है, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर है ना, तो एरिया किसका लेंगे, BC होगा क्या, क्या होगा, CF होगा। देखिए चीजों को कितना आसान कर रहा है, ठीक ना। अब हमें जो एरिया है वो एरिया ऑफ क्या लिख दें, CF। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो नॉर्मल फोर्स है ये हम ऑब्लिक प्लेन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स ऑब्लिक प्लेन पे ले रहे हैं, और एरिया ये लेंगे, एरिया किसका लेंगे, एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन। तो एरिया कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी लंबाई FC ही है, CF ही है, और अंदर थिकनेस कितना है 1। तो अल्टीमेटली जैसे यहां BC रह गया था, यहां पर क्या रह जाएगा, CF रह जाएगा, कोई चेंज नहीं। सो ये वैल्यू हो जाएगी CF, ठीक है जी। नाउ देखिए जरा, सिग्मा BC अपॉन CF, इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखें, BC अपॉन CF, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। बेस का मतलब आधार ये हो गया, और ये हो गया कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या देगा, कॉस थीटा, क्योंकि दिस इज योर थीटा, कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटा कर्ण। सो BC हो गया आधार, BC हो गया आधार, और CF हो गया कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो ये दे देगा कॉस थीटा और इनटू कॉस थीटा। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस स्क्वायर। देखिए कल हम लोगों ने यही ड्राइव किया था ना, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन कितना आया था, सिग्मा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस की। इन द सेम वे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए, टाउ, टाउ किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ऑब्लिक प्लेन के लिए। तो ऑब्लिक प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए इट विल बी द शियर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो शियर फोर्स कितना है भाई, पैरेलल टू द सरफेस कितना है, P साइन अपॉन एरिया ऑफ द प्लेन, ठीक ना, यानी एरिया ऑफ CF, और एरिया ऑफ CF इसके बराबर है सिंपली, ये देखिए यूनिटी लेने का यही फायदा है, ठीक ना। सो P की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा इंटू BC इंटू साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ CF को सिंपली क्या लिख सकते हैं, नाउ सिग्मा इंटू BC अपॉन CF, BC अपॉन BC है ना, BC अपॉन, ओहो फिर गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक ना, BC बाई CF कितना आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना। अब इसी में हम लोगों ने क्या किया था, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई थी सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो कल हम यहां पहुंचे थे और आज भी हम यहां पहुंचे, बट हमारा प्रोसेस क्या हो गया, कंसाइज हो गया है, छोटा हो गया है, ठीक ना। ये भी एक मेथड है, एक तरीका है। और ये इतना कंसाइज क्यों हुआ, हम लोगों ने एक तो एरिया वाला पोर्शन खत्म कर दिया, ठीक ना, दूसरा सीधे सीधे हम क्या ले लिया, हम लोगों ने स्ट्रेस ले लिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, कल जो हम लोगों ने किया था ये हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चल रहे थे, एक फोर्स लग रहा था, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी आगे। अब हम लोग अगला केस लेंगे जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस ना होगा, कितने डायरेक्शन में होगा, 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, ठीक ना। तो जब 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक ना। इसलिए हम लोग इस मेथड को लेके चलेंगे। ये मेथड
कंसाइज है, छोटा है, आसान है, और जब चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो ये हमारा काम कुछ आसान कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी तक हम इसमें सिर्फ एक साइड में स्ट्रेस की वैल्यू लेकर के और हमने क्या कैलकुलेट किया, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट किया। सिमिलरली अब जब ये मिल गया तो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस CF के ऊपर रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा भाई, रूट अंडर CFB। ठीक है, ध्यान से देखें, दिस इज सिग्मा n और दिस इज टाउ। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमको क्या मिला था, नॉर्मल स्ट्रेस मिला था ड्यू टू दिस Pn, और इस डायरेक्शन में PS के कारण क्या मिला था, टाउ मिला था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है भाई, इन दोनों का क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्टेंट कैसे करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखें, ये सिग्मा n हो गया और ये टाउ हो गया। अगर हम इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि यदि किसी किन्हीं दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही क्या देगा आपको, रिजल्टेंट देगा। अब देखिए, एक साइड में ये टाउ है और एक साइड में सिग्मा n है। इन दोनों को ही हमने पैरेललोग्राम के दो साइड बना लिए। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ही क्या देगा, इनका रिजल्टेंट देगा। बात समझ में आ रही है? सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर सिग्मा n का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। ये आपको क्या मिला, रिजल्टेंट मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ध्यान रहे, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑब्लिक्विटी। क्या है, ऑब्लिक्विटी हम उस एंगल को कहते हैं जो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ बनाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो रिजल्टेंट आया आपका, ये रिजल्टेंट ऑब्लिक प्लेन के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, कौन सा एंगल बन रहा है भाई, ये रिजल्टेंट है और ये ऑब्लिक प्लेन का क्या है, नॉर्मल है। इन दोनों के बीच ये जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई, ऑब्लिक्विटी। बात समझ में आ रही है? तो जब हम रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसके ऊपर, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर। ठीक ना? अब ये रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक्विटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट तो आ गया बट ये रिजल्टेंट कहां है ये हम कैसे बताएंगे। जैसे ऑब्लिक प्लेन के ऊपर ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है और ये हमारा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे होगा, उसके लिए हमें क्या बताना होगा, एंगल बताना होगा। ठीक ना, कि ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, तो हम देंगे कि नॉर्मल से कितने एंगल पे, फाई एंगल पे। दैट इज रिजल्टेंट के लोकेशन को दिखाने के लिए, ऑब्लिक प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑब्लिक्विटी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑब्लिक्विटी इज बेसिकली एंड एंगल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? रिजल्टेंट कैसे निकालें और वो रिजल्टेंट की लोकेशन क्या है, वो कहां पर है, ये कैसे बताएं। क्लियर है? इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, कितना एंगल है, कैसे निकलेगा, tan फाई निकाल लेंगे। tan फाई क्या होगा, P बाई बी। बताइए यहां कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन सिग्मा, और यहां से फाई निकल जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स
टाउ अपॉन सिग्मा। दिस फाई इज ऑब्लिक। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट का एंगल भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कल से चीजें आसान हो गई, ठीक ना? तो चलिए, जब आसान हो गई तो इसको फिर से थोड़ा सा टफ बनाया जाए। अब हम लोग सेकंड केस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जब स्ट्रेस सिर्फ एक प्लेन में ना होकर के कितने प्लेन में है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेस हो, तब कैसे कैलकुलेट करें। केस सेम रहेगा, फिर से हम लोग एक ऑब्लिक प्लेन लेंगे, बट स्ट्रेस इधर लग रहा था, इसको सिग्मा 1 मान लेंगे और इधर कितना लगा देंगे, सिग्मा 2। उस केस में हम लोग कैसे ऑब्लिक प्लेन के ऊपर कैलकुलेट करें, ये हम लोग देखेंगे। मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट स्ट्रेस सिर्फ एक डायरेक्शन में लिया था, और अब कितने में ले रहे हैं, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है? और फिर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक ऑब्लिक प्लेन लेंगे और उसके ऊपर स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारा हो गया ऑब्लिक प्लेन। और अब यहां जो स्ट्रेस लग रहा है वो एक ना होकर कितने डायरेक्शन में है, इसको हमने क्या कर दिया, अब सिग्मा 1। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा दिस इज योर सिग्मा 2। ठीक है? क्लियर है? आइए अब देखते हैं कि मैंने कहा ना कि धीरे धीरे चीजें क्या होंगी, कॉम्प्लिकेटेड। आगे हम लोग इसको और भी बढ़ा सकते हैं। दो स्ट्रेस लग गए और अब साथ में क्या लगा देंगे, शियर फोर्स भी लगा देंगे। दिस इज विल बी योर नेक्स्ट केस, ठीक ना? तो धीरे धीरे हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे, ठीक है? ऐसे जो आपने पहला केस पढ़ा है डिप्लोमा के लिए, वो मोर देन सफिशियंट है, ठीक ना? और वो उसकी भी आवश्यकता नहीं है सिर्फ प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है। बट अब सिर्फ मैं डेफिनेशन बताता तो उससे ना मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा डिटेल में देखना जरूरी है, ठीक ना? आइए देखते हैं। अब इस बार हमारे पास दो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहे हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वर्क कर रहा है, और हम लोगों के पास एक ऑब्लिक प्लेन है, कौन सा, CF। CF हमारा ऑब्लिक प्लेन है जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और इस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस की वैल्यू। किस स्ट्रेस की वैल्यू भाई, कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस कहें या फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस कहें या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस कहें, ठीक ना? इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फिर से हम थिकनेस को कितना मानेंगे, यूनिट। थिकनेस इज यूनिटी यानी 1, ताकि चीजें हमारी आसान हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते तो इसको किस में कन्वर्ट कर लें, फोर्स में। तो हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, P1 है। इसको मैं अलग बना लेता हूं, जो सेक्शन हम लोगों ने कट किया है। दिस इज C, दिस इज F एंड दिस इज B, ठीक है ना? इधर कितना लग रहा था, सिग्मा 1। अब जरा देखें, इस
इसके ऊपर सिग्मा 1 था और इसके ऊपर सिग्मा 2 था। ठीक है, जरा देखें, अगर इसको कन्वर्ट करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन फोर्स हमने मान लिया P1, और एरिया, एरिया कितना ले ले भाई, BC, एरिया इज, और यहां से लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू BC। क्लियर है ना? अगर इधर सिग्मा 2 है तो इधर कोई फोर्स लग रहा होगा, सपोज इट इज P2, तो सिग्मा 2 के लिए क्या लिख देंगे, P2 इंटू P2 अपॉन एरिया कितना, हाँ कितना एरिया, BF। बात समझ में आ रही है? सो यहां से P2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू BF। क्लियर है? अब हमारे पास एक फोर्स ना हो के कितने फोर्स हो गए, 2। अब हमें इन दोनों ही फोर्स को रिजॉल्व करना होगा और फिर इनके नॉर्मल एंड शियर कंपोनेंट को निकालना होगा, किसके ऊपर, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर। क्योंकि अगर ये काम हम नहीं कर पाए तो हम ऑब्लिक प्लेन के ऊपर कितना स्ट्रेस है ये हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक ना? तो सबसे पहले, क्योंकि स्ट्रेस को तो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते थे, अब हम फोर्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, फोर्स को क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। किसके ऊपर भाई, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर। आइए पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा C और ये है हमारा F, ये हो गया हमारा ऑब्लिक प्लेन। ठीक ना? सबसे पहले P1 के लिए काम करते हैं। इस ऑब्लिक प्लेन के ऊपर ये एंगल कितना है, थीटा, और इस पे फोर्स लग रहा है P1। ठीक है, दिस इज B। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा, एक नॉर्मल। तो हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके पहले वाले केस में हमने ये चीज बताई थी कैसे हो रहा है। ठीक ना? तो इधर कितना कंपोनेंट आएगा P1 का, P1 cos थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, P1 sin। ठीक है, ये P1 को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। अब बारी किसकी है, P2 की। फिर से हमने क्या ड्रॉ किया, C एंड F। ठीक ना? अब देखिए P2 कहां लग रहा है भाई, P2 का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ। दिस इज योर P2। क्लियर है? अब इस P2 को रिजॉल्व करने के लिए फिर से ऑब्लिक प्लेन के ऊपर पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। आइए ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल। अब जरा देखें, ये एंगल कितना दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा। हम चाहे यहां कितनी भी पैरेलल लाइन खींच दें, सब इस इंक्लाइंड लाइन के साथ कितना एंगल बनाएंगे, थीटा ही बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, थीटा जब मिल गया तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, P2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, P2 sin। बात समझ में आई? अब जरा देखिए, ध्यान से समझे, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर दो नॉर्मल फोर्स हो गए। पहला नॉर्मल फोर्स P1 की वजह से है P1 cos थीटा, और इसी ऑब्लिक प्लेन के ऊपर P2 की वजह से नॉर्मल फोर्स है P2 sin। तो टोटल कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? शियर फोर्स की बात करें तो इस P1 के कारण शियर फोर्स इस दिशा में कितना है, P1 sin थीटा है, लेकिन इसी सरफेस पे P2 के कारण इस डायरेक्शन में क्या है, P2 cos थीटा। इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे।
अब किस में से किसको माइनस करें? तो हम ये मान लेंगे कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। बात समझ में आ रही है? तो हम बड़े में से छोटे को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्लियर है? तो अब हमारा फोर्स आ चुका है ऑब्लिक प्लेन के ऊपर, हमने सारे फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्लिक प्लेन के ऊपर हम कैलकुलेट करने वाले हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को मैं मान लेता हूं सिग्मा एन। सिग्मा एन कितना हो जाएगा भाई? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल फोर्स दो है, एक P1 के कारण और एक, तो P1 के कारण है P1 cos थीटा प्लस दूसरा कितना है? P2 sin थीटा अपॉन एरिया। किसका एरिया भाई? इंक्लाइंड और ऑब्लिक प्लेन का एरिया। कितना हो जाएगा? CF ही रहेगा, क्योंकि थिकनेस को हमने यूनिटी मान रखा है। ठीक है ना? देखिए ये कितना हो जाएगा भाई? P1 की वैल्यू पुट करें। P1 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा 1 इंटू BC इंटू कॉस थीटा अपॉन CF प्लस P2 की वैल्यू पुट करें, सिग्मा 2 इंटू BF इंटू, यहां पर कितना है ये? ओ सॉरी, P2 साइन थीटा अपॉन CF। क्लियर है? नाउ देखेंगे ये कितना हो गया? P1 इंटू BC अपॉन CF। देखें BC अपॉन CF, ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये क्या आएगा? BC अपॉन CF क्या देगा? कॉस थीटा। कॉस ही देगा ना? कॉस थीटा P1 इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है? प्लस ये क्या देगा? एक मिनट रुको, यहां P1 कहां से आ गया? ये हो गया है सिग्मा 1 हो चुका है ना, प्लस सिग्मा 2 इंटू BF अपॉन CF। ये कितना हो जाएगा? BF अपॉन CF साइन थीटा इंटू क्या आया? साइन थीटा। सो ये क्या हो गया भाई? सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यही आएगा ना? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? हाँ, आओ आओ देखो, मेरे ख्याल से हम लोग सही जा रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, एक चीज बताओ, कॉस 2 थीटा कितना होता है? कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है ना? देखेंगे जरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस 2 थीटा कितना बन गया हमारा? बताएं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना? और 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? क्या कॉस स्क्वायर थीटा को हम इतना लिख सकते हैं? हाँ जी, अब तो इसकी आवश्यकता है नहीं ऊपर।
कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई। इन द सेम वे आप किसकी वैल्यू लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, तो इस बार हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये 1 को इधर भेज दीजिए, या टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यही बनेगा, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें क्या हो जाएगा, यहां तक हम लोग पहुंचे थे। सिग्मा एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस सिग्मा 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू 1 माइनस, दैट इज सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, प्लस सिग्मा 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा। कॉस वाले को एक तरफ ले लें, तो सिग्मा एन इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। बात समझ में आई, सिग्मा 1 बाई कॉस 2 थीटा और सिग्मा 2 बाई कॉस 2 थीटा, इन दोनों में से कॉस 2 थीटा को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 2, क्लियर है। और सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2 इसमें से ले लेंगे तो सिग्मा 1 बाई 2 कॉमन लेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 रह जाएगा, क्लियर है। तो ये वैल्यू किसकी आई, नॉर्मल स्ट्रेस की आई, किसके ऊपर, ऑब्लिक प्लेन के ऊपर। कब, जब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो डायरेक्ट स्ट्रेस एक साथ काम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है। नॉर्मल स्ट्रेस के बाद क्या रह गया, सीआर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, टाउ, ठीक है। तो टाउ के लिए क्या हो जाएगा भाई, टोटल शियर फोर्स अपॉन एरिया। टोटल शियर फोर्स में P1 की वजह से भी शियर फोर्स और P2 की वजह से भी शियर फोर्स। बताएं जरा, P1 की वजह से शियर फोर्स कितना था, हाँ जी, P1 साइन थीटा था, प्लस ध्यान दें P2 के कारण जो शियर फोर्स था वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस P2 कॉस थीटा। ये हो गया टोटल शियर फोर्स, क्लियर है, अपॉन एरिया ऑफ CF, एरिया ऑफ ऑब्लिक प्लेन, एरिया ऑफ CF, ठीक ना। सो P1, अच्छा P1 कितना था भाई, सिग्मा 1 इंटू BC था ना, इंटू साइन थीटा, ठीक ना, अपॉन CF माइनस P2 कितना लिखना था, सिग्मा 2 इंटू BF इंटू कॉस थीटा अपॉन CF, ठीक है। नाउ देखेंगे
सिग्मा 1 BC अपॉन CF। फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज C, दिस इज F एंड दिस इज थीटा। BC बाई CF, BC अपॉन CF क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? माइनस सिग्मा 2 BF अपॉन CF, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन आ गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर है? जरा ध्यान से देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन। दिस इज द वैल्यू ऑफ CR स्ट्रेस। क्लियर है? ये वैल्यू किसकी आ गई? CR स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आ गई। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नाउ अब वापस आते हैं जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना? आइए देखते हैं। शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। देखिए हमने यहां से क्यों कहा, उसका कुछ रीजन है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? दिस टाउ विल बिकम मैक्सिमम कब? जब साइन थीटा की वैल्यू, ये 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए, ठीक ना? कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 माइनस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री भाई? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45, क्योंकि 2 थीटा है, 2 थीटा करेंगे तो 90 हो जाएगी, और 135। तो 45 और 135 पर आपका जो शियर स्ट्रेस होगा ऑब्लिक प्लेन के ऊपर, उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दिस इज द, अच्छा, जिस प्लेन के ऊपर कल मैंने डिस्कस किया था, जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसे क्या कहेंगे? टाउ मैक्स प्लेन कहेंगे, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कहेंगे। इसकी खासियत मैंने बताई थी। इस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है, बट जीरो, नन जीरो होता है। क्लियर है? नाउ हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन तो मिल गया, कहां कहां पे? 45 और 135 पे मिल गया। क्लियर है? अब हमें यह भी देखना होगा कि प्रिंसिपल प्लेन कहां पे है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन तो मिल गया, बट प्रिंसिपल प्लेन कहां है, ये कैसे निकाले भाई? याद रखिए, प्रिंसिपल प्लेन की जो डेफिनेशन है उसी में ये बात छुपी हुई है। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जहां शियर स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। प्रिंसिपल प्लेन पे सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस कितना होता है? इसका मतलब यदि आप इसकी वैल्यू को क्या कर दें? 0 कर दें, तो आप किस प्लेन पे पहुंच जाएंगे? प्रिंसिपल प्लेन पे पहुंच जाएंगे। तो प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन को खोजने के लिए हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को किसके बराबर कर देते हैं? 0 की बराबर कर देते हैं। दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ठीक ना? दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, कहां होगी? साइन 0 0 होता है, और 180 भी क्या होता है? 0 होता है, ठीक ना? तो यहां थीटा इज इक्वल टू या तो 0 हो या फिर 90 हो। क्लियर है? साइन 0 होगा तो भी साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और जब साइन 90 होगा तो 2 थीटा का मतलब कितना हो जाएगा? 180, और साइन 180 भी कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है? इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 पर आपको क्या मिल जाएगा? कौन से प्लेन मिल जाएंगे?
प्रिंसिपल प्लेन मिल जाएंगे। फिर से जरा ध्यान से देखें उस डायग्राम को, यही आपका ऑब्लिक प्लेन था। थीटा इज इक्वल टू 0 करने का मतलब यही प्लेन हो गया, दिस प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन। बात समझ में आ रही है? ये जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये ऑब्लिक प्लेन, यही तो थीटा है। 0 करने का मतलब ये लाइन इसकी लाइन इस प्लेन के ऊपर आ गई। और दूसरा कितना कर दें? 90। 90 का मतलब ये लाइन कहां चली जाएगी? ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा डायग्राम याद कीजिए आप। आपका जो केस था सिग्मा 1 इधर था, इधर कितना था? सिग्मा 2 एंड सिग्मा। इसका मतलब ये प्लेन भी क्या था? प्रिंसिपल प्लेन। और ये प्लेन भी क्या था आपका? प्रिंसिपल प्लेन था। ठीक ना? और इसका मतलब है अगर आपने माना था कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, इसका मतलब होता है कि ये जो प्लेन है वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। हमने कल डिस्कस किया था कि दो हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस आएंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम। जिस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उस प्लेन को हम क्या कहेंगे? मेजर प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। और जिस प्लेन के ऊपर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उस प्लेन को हम माइनर प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। तो ये प्लेन आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन है और ये प्लेन आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने प्रिंसिपल प्लेन भी निकाल लिया कि प्रिंसिपल प्लेन कहां पे है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन भी निकाल लिया कि वो प्लेन कहां पे आएगा भाई? जब ये एंगल कितना हो जाए? 45 हो जाए, तब वो जो प्लेन होगा 45 पे वो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन देगा। क्लियर है ना? एक चीज और देखिए थोड़ा सा, हमने प्रिंसिपल प्लेन तो खोज लिया, बट प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हम कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? कैसे मालूम चलेगा? देखो जरा, प्रिंसिपल प्लेन दो जगह मिल रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करके देखो कहां पर? नॉर्मल स्ट्रेस में। बिकॉज जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है होता तो नॉर्मल स्ट्रेस ही है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। और हमने नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन तो निकाल रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना पुट कर दें? 0 पुट कर दें। तो ये सिग्मा n कितना हो जाएगा? सिग्मा n प्लस सिग्मा 2/2 प्लस cos 2 थीटा। थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 cos 0 1। क्लियर है? तो कितना बन जाएगा भाई? एलसीएम ले लीजिए, 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस कैंसिल, दैट इज 2 सिग्मा 1/2, 2 कैंसिल सिग्मा 1। क्लियर है? याद कीजिए डायग्राम, इधर कितना था? सिग्मा 1। क्लियर है? तो ये आपका मेजर दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो गया, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। ठीक ना? अब क्या निकालना है? दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज द मिनिमम वन। मिनिमम वन निकालने के लिए हम क्या पुट कर देंगे? थीटा इज इक्वल टू 90। कितना आ जाएगा? सिग्मा n इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इंटू कॉस 2 इंटू थीटा की जगह 90। 2 इंटू 90 कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं। और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी? -1। तो इस माइनस को अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यही होगा ना? इसको अभी प्लस ही रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस
सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अच्छा पहले इसको अंदर कर लेना, तब कर पाएंगे हम लोग। अंदर करेंगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, और ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई, यही होगा ना, ये माइनस ही तो अंदर आएगा। हाँ जी, अब बताइए एलसीएम कितना हो गया, 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 और माइनस माइनस सिग्मा 2, क्या कैंसिल होगा, 2 सिग्मा 2 बाई 2 सिग्मा। तो दोनों ही प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और आगे पढ़ना है प्रिंसिपल स्ट्रेस। नहीं, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर रहा। देखिए ये कंप्लीटली मैथमेटिक्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें कथा कहानी नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 100% मैथमेटिकल, और आपके डिप्लोमा में ये कहीं आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये बेसिकली किसका सिलेबस है, बीटेक का। हाँ, फ्यूचर में कभी बीटेक करोगे तो बहुत काम आएगा, उस समय पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को यहीं छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें पढ़ने के लिए अभी तक, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हाँ ठीक ना, तो थोड़ा सा मोर सर्कल देख लेंगे और मोर करते हुए आगे चलेंगे, ठीक ना। इस वीक आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस समाप्त कर देंगे, और नेक्स्ट वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ध्यान दें, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू फाइंड द रिएक्शन। आपको बीम में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालने आना चाहिए। अगर आप रिएक्शन निकालने नहीं जानते हैं तो अगले चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, और मैं रिएक्शन निकालने तो अब सिखाऊंगा नहीं। ये आपने सीखा है मैकेनिक्स में, आपने बीम में रिएक्शन कैसे निकालते हैं आपने सीखा है, और अगर किसी का छूटा होगा तो मैकेनिक्स के क्लास में मैंने उसको कवर कर लिया है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट, अगर मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर देखेंगे आप, ठीक ना, चैप्टर 2 में जो अंतिम लेक्चर होगा वो किसके ऊपर है, उसमें क्या निकालने सिखाया गया है, हाउ टू फाइंड द रिएक्शन। ठीक है, बीम के अंदर रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, छूटा होगा तो वहां से कवर कर लें। मंडे से हम लोग शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिखूंगा, निकालने के लिए नहीं बताऊंगा, ठीक ना। तो ऑलरेडी बता रखा है, उसको आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करना है ये आप लोग वीडियो से देखकर सीख लें, और सीधे हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।